इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कि जहां थोड़ा सा तो चैलेंज करो भाई साहब, हमें ऐसा मत करो 12th में आया, थोड़ी तो इज्जत रखो हमारी भी। कह रहे चलो ठीक है तुम्हारा मन है तो लो। हम बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं। तो जब किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो कुछ एसेट्स भी टेक ओवर होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज भी टेक ओवर होती हैं। जब हम किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं तो एसेट्स भी टेक ओवर होंगे और लाइबिलिटीज भी। ध्यान से देखना क्या होगा। जब बिजनेस टेक ओवर होगा तो दो चीजें कंपेयर होती हैं, दो वैल्यूज कंपेयर होती हैं। एक नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस, ऑल्सो नोन एज द नेट एसेट्स वैल्यू। दूसरा परचेज कंसिडरेशन। ध्यान से सुनेंगे, जब हम किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो दो वैल्यूज कंपेयर होती हैं। जैसे हम प्रॉफिट और लॉस निकालते थे एसेट पे, कोई मशीनरी बेची कुछ भी, तो दो वैल्यूज कंपेयर होती थी, बुक वैल्यू और सेल वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं तो दो वैल्यूज कंपेयर होती हैं, एक नेट वर्थ और नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट्स कितने हैं, और परचेज कंसिडरेशन। पर नेट एसेट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना। बचपन में हमने एक चैप्टर किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल इसको बोलते हैं नेट वर्थ, क्या बोलते हैं इसको, नेट वर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो पहला स्टेप क्या होगा, नेट वर्थ ऑल्सो नोन एज नेट एसेट्स। नेटवर्थ और नेट एसेट्स एक ही चीज है। नेट एसेट्स यानी कि एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन नहीं, नेट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो क्या निकला, ये नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस की जो आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो कि उसकी एक्चुअल वर्थ है क्या, उसकी एक्चुअल वर्थ आई 50 लाख, मैं वो बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं 60 लाख रुपए में। तो परचेज कंसिडरेशन मतलब आप कितने में वो बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं। कह रहे लेकिन सर 50 लाख का बिजनेस आप 60 लाख में टेक ओवर ही क्यों कर रहे हैं। अरे भैया जिसका बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं उसने वैल्यूएशन करी कि सर 50 लाख के एसेट्स हैं, जो भी नेट एसेट्स हैं 10 लाख एक्स्ट्रा लगेंगे, जो हमने इतनी मेहनत करके बिजनेस को यहाँ तक, गुडविल के भी तो कुछ पैसे दोगे अगर है तो परचेज कंसिडरेशन कैन बी मोर than the net worth of the business. If it is more, the extra money which you are paying to acquire the business is for goodwill. अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, if purchase consideration is more than the net worth of the business, the extra money which you are paying is for goodwill. ऐसा भी हो सकता है कि 50 लाख का बिजनेस आपने 40 लाख में टेक ओवर कर लिया, कम में टेक ओवर कर लिया आपने, अब आप निगोशिएट कर रहे हो, कह रहे भाई सुन गुडविल तो तेरे बिजनेस के है, नुकसान में चल रहे हो आप 1-2 सालों से, मैं आपके जो नेट एसेट्स आ रहे हैं 50 लाख आ रहे हैं, मैं 40 लाख रुपए देने के लिए दे रहा हूं, मैं इसकी वैल्यू, ये तो आपकी वैल्यू है ना, मैं 40 लाख दे रहा हूँ इसके, 40 लाख दे रहा हूं मैं इसके, बताओ लेने हैं लो, नहीं लेने मत लो। अब अगर ट्रांजैक्शन हो गई तो मतलब 50 लाख वर्थ ऑफ बिजनेस आपने 40 लाख में टेक ओवर कर लिया, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है, प्रॉफिट किसका है, कैपिटल नेचर का। तो जो वो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। सिचुएशन 1, व्हेन द परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट वर्थ, एक्स्ट्रा मनी इज फॉर गुडविल। सिचुएशन 2, व्हेन द परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द नेट वर्थ, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है कैपिटल नेचर का, कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, जितना भी प्रॉफिट हुआ। तीसरी सिचुएशन, परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू द नेटवर्थ, तो ना गुडविल ना कैपिटल रिजर्व। क्लियर, कोई भी डाउट। तो दो चीजें कंपेयर होंगी, एक नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस और दूसरा परचेज कंसिडरेशन। तो यहां पे भी एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी टुवर्ड्स द वेंडर। बोलना टेक्निकली इनकरेक्ट होगा, थियोरेटिकली बोल देते हैं। वेंडर होता है सप्लायर, जिससे आप कोई एसेट खरीद रहे हैं, बिजनेस एक्वायर कर रहे हो आप पूरा का पूरा, तो जो दूसरी कंपनी है उसका नाम आता है यहाँ पे।
बट अगर नाम गिवन नहीं हो तो थियोरेटिकली हमें वेंडर ही लिखना पड़ता है, टेक्निकली इलॉजिकल, थियोरेटिकली लाइबिलिटी स्टेप 1 कैलकुलेट करनी है, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द पर्सन जिसकी आप कंपनी एक्वायर कर रहे हैं। नाम दे रखा है तो टू दैट कंपनी आ जाएगा, नहीं दे रखा तो टू वेंडर ही लिखना पड़ता है। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी, कितने पैसे देने हैं, विच इज नॉर्मली द परचेज कंसिडरेशन। स्टेप 2 सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी एग्जैक्टली सेम होता है, चाहे आप सिंगल एसेट खरीदो, चाहे आप प्रमोटर्स की लाइबिलिटी सेटल कर रहे हो, चाहे आप अंडरराइटर्स की लाइबिलिटी सेटल कर रहे हो, चाहे आपने बिजनेस टेक ओवर किया था उसकी लाइबिलिटी, स्टेप 2 एग्जैक्टली सेम है। तो जो दिमाग लगना है किस पे लगना है, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमें क्या, दो वैल्यूज को कंपेयर करना है, कौन सी दो वैल्यूज, वेरी गुड, परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स और नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, कोई डाउट। स्टेप 2 compare the net assets with the purchase consideration। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, आप बिजनेस कितने का टेक ओवर कर रहे हैं, द वैल्यू एट विच द बिजनेस हैज बीन टेकन ओवर, कोई डाउट। if the purchase consideration is more than, if the purchase consideration is more than the net worth, तो जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो वो किस चीज के दे रहे हो, गुडविल के। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का बिजनेस आपने 70 लाख में टेक ओवर करा, 20 लाख एक्स्ट्रा दिए तो 20 लाख क्या हो जाएंगे, गुडविल। अगर परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन 50 लाख का बिजनेस, 70 लाख का बिजनेस, नेटवर्थ होता है कितने का बिजनेस, 70 लाख का बिजनेस आपने 50 लाख में टेक ओवर कर लिया, तो 20 लाख के प्रॉफिट पे टेक ओवर कर लिया, प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है, कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व। कोई डाउट, ये मैक्सिमम दिमाग लगता है इस कॉन्सेप्ट। अब ध्यान क्या रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब आप नेट वर्थ निकाल रहे हो, नेटवर्थ मतलब नेट एसेट्स, ठीक है ना, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जब आप नेट वर्थ निकाल रहे हो, नेट एसेट्स निकाल रहे हो, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज की कौन सी वैल्यू कंसिडर करी जाएगी, ध्यान से सुनना। कभी कभी तो एक ही वैल्यू गिवन होती है तो वही कंसिडर करी जाएगी, कभी कभी क्या करें, उनके पास ऑप्शन नहीं है तो क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने की कोशिश करेंगे, तो दो वैल्यूज होंगी उसमें कभी कभी, एक बुक वैल्यू और एक अग्रीड वैल्यू। एक क्या होगी, बुक वैल्यू, एक अग्रीड वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जिसका बिजनेस टेक ओवर कर रहे थे उसके अकाउंट्स में उसकी वैल्यू क्या आ रही है। अग्रीड वैल्यू मतलब एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग द बिजनेस उनकी वैल्यू मानी क्या गई, तो जो बिजनेस टेक ओवर होगा उसकी जो नेट वर्थ निकाल रहे हो आपने क्या वैल्यू मानी उसकी, वो कंसिडर करी जाएगी। पॉइंट इज अग्रीड वैल्यू, agreed value will be taken if two values are given, book value and agreed value, so agreed value will be taken into consideration to calculate the net worth of the business which you are taking over। परचेज कंसिडरेशन एक अलग चीज है, परचेज कंसिडरेशन है कि ठीक है आपने एसेट की वैल्यू, मशीन की ये मानी, बिजनेस की कितनी मानी ओवरऑल, वो परचेज कंसिडरेशन होता है, वो होता है परचेज कंसिडरेशन। तो इफ परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेट वर्थ तो नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व, कोई डाउट। अब ध्यान से देखना, जब मैं बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं तो स्टेप 1 वाज कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी टुवर्ड्स द अदर बिजनेस एंटिटी, तो अब आपने एसेट्स टेक ओवर करे, आप अपने बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। अगर आपने मशीन टेक ओवर करी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर टेक ओवर करा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, जो भी एसेट टेक ओवर करा, एसेट विद देयर रिस्पेक्टिव नेम, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटी, जो भी आपने लायबिलिटी टेक ओवर करी, टू द अदर पार्टीज नेम। Other party's name will always be credited with the purchase consideration. How much are you liable to pay that person? अगर गुडविल है तो वो डेबिट आइटम होगा, अगर वो कैपिटल रिजर्व है तो वो क्रेडिट आइटम होगा, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट है। फर्स्ट एंट्री में ही गुडविल या कैपिटल रिजर्व अगर बनता है तो आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री पास करने से पहले एंट्री क्या है, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, गुडविल इफ एनी,
टू लाइबिलिटीज टू अदर कंपनीज नेम टू कैपिटल रिजर्व इफ एनी, या तो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा. द अदर पार्टी विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड विद द परचेज कंसिडरेशन, मतलब दैट इज योर लाइबिलिटी टुवर्ड्स द अदर कंपनी. इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेटवर्थ, गुडविल होगा, डेबिट आइटम. इफ द परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द नेटवर्थ, तो आपका प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा. कोई भी डाउट? नेक्स्ट स्टेप सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी. नेक्स्ट स्टेप सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी. पैसे देने हैं, वेंडर टू शेयर कैपिटल. प्रीमियम है तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. चेक से पैसे दे रहे हैं तो वेंडर टू बैंक. वो अगर सिंगल एसेट खरीदा या बिजनेस टेक ओवर करा, जिसके पैसे दे रहे हो, पैसे देने की एंट्री सेम होगी, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी की एंट्री सेम होगी. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? देयर विल बी इधर गुडविल और कैपिटल रिजर्व, दोनों नहीं हो सकते, मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, ये पॉसिबल है व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू द नेटवर्थ, बट दोनों नहीं हो सकते. या तो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा. जब लायबिलिटी सेटल कर रहे हैं तो सेम एंट्री एज इट वाज पास इन द केस ऑफ सिंगल एसेट परचेज. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? तो जो सबसे इंटरेस्टिंग वर्किंग नोट होता ही क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड. तो वो वैसे ही कैलकुलेट हो रहा है, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. अमाउंट पेबल क्या होता है नॉर्मल सिनेरियो में? परचेज कंसिडरेशन. नॉर्मल सिनेरियो में क्यों सर? परचेज कंसिडरेशन ही तो होगा हमेशा. परचेज कंसिडरेशन थी 50 लाख, अगर आपने 10 लाख चेक से दे दिए तो फिर 40 लाख ही तो बचे जो शेयर से देंगे, तो इसलिए अमाउंट पेबल यूज किया जाता है. परचेज कंसिडरेशन में कुछ पैसे अगर आप चेक से दे चुके हैं तो वो थोड़ी ना आप दोबारा शेयर से देंगे, इसीलिए हमेशा फॉर्मूला परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस नहीं हो सकता. अगर आप पूरा का पूरा लायबिलिटी शेयर्स के थ्रू ही सेटल कर रहे हैं तो सेम है, अमाउंट पेबल विल बी इक्वल टू द परचेज कंसिडरेशन. बट हो सकता है ना कि आपने कुछ पैसे चेक से दे दिए हो, कुछ बिल्स एक्सेप्ट कर लिए हो, फिर उस सिनेरियो में वो चेंज हो जाता है. तो उस सिनेरियो में क्या लेना होता है? अमाउंट पेबल. अमाउंट पेबल. इसी के साथ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ. कौन सा? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. कॉन्सेप्ट क्लोज हुआ है. स्टेप 1 होता है वो तो पढ़ाई का. स्टेप 2 क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट थ्रू वेरियस क्वेश्चंस.